नमस्कार। हेलो डॉक्टर के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। हर साल 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारी बदलती जीवन शैली को कैसे सुरक्षित रखा जाए और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे मुहैया कराया जाए और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। यही उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का भी रहता है। हर बार हम कार्यक्रम में नए विषय और विशेषज्ञ लेके आते हैं ताकि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। और आज का जो हमारा विषय है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि है हर्निया और गॉल ब्लैडर के बारे में। आपको बता दें, एक समय ऐसा था जब सर्जरी के नाम से ही डर लगता था। बड़े बड़े चीरे, असहनीय दर्द और साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट होने का डर अलग। जी हाँ, लेकिन चिकित्सा जगत ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इस सर्जरी के जो लेकर जटिल समस्या है उसको सरल बना दिया गया। उसी सरल रूप का नाम है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें, ये सर्जरी इतनी सरल हो चुकी है आज के समय में क्योंकि इसको दूरबीन और की होल सर्जरी के नाम से भी जाना जाने लगा है। इसमें क्या होता है, इसमें दर्द कम होता है, संक्रमण का खतरा कम रहता है और साथ ही आप अपने परिवारजनों के साथ समय बिता सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो डर है वो कम हो जाता है। हमारे साथ आपको बता दें, डॉक्टर विशेषज्ञ हैं इस रोग के। डॉक्टर हनुमान खोजा जी हैं, सीनियर प्रोफेसर आप लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हैं SMS हॉस्पिटल से, और साथ ही इन्हें 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है इस रोग विषय में। और डॉक्टर साहब, आपका एक बार स्वागत करते हैं सबसे पहले तो हम चर्चा शुरू करने से पहले। और साथ ही हमारे दर्शक जो हैं प्यारे प्यारे, उनको बता दें क्योंकि एक फ़ोन इन कार्यक्रम है, लाइव प्रोग्राम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस रोग से संबंधित कोई भी सवाल है आपके मन में तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। डॉक्टर साहब, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला सवाल जो हमारा रहने वाला है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं आज, क्या महत्व है और भारत की अगर उसमें बात करें उपलक्ष्य में तो क्या प्रासंगिकता है इसकी? जी, सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1948 में जब स्थापना हुई थी, पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था और हर वर्ष की भांति हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। बेसिकली इसका मुख्य महत्व जो होता है वो यह है कि अपने को हेल्थ के प्रति जागरूक करना, जीवन शैली में अच्छी सुधार करना, जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लेना। इस वर्ष का जो थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग, होपफुल फ्यूचर, सही शुरुआत, आशावादी भविष्य। इसके तहत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिसमें ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जागरूकता बढ़ाना महिलाओं के हेल्थ के प्रति। ANC जो प्रेगनेंसी से पहले 9 महीने की जो प्रोग्राम होता है उसमें ANC करना, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के टाइम पे और पोस्टमार्टम जो दोनों जो चीज़ें होती है उनमें सबको ध्यान रखना। और साथ ही साथ शिशु की जो मृत्यु दर है उसको भी कम करना। ये पूरे वर्ष पर प्रोग्राम चलते हैं। बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य दिवस की ज़रूरत काफ़ी है क्योंकि आज के समय बदलती लाइफस्टाइल में क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है डॉक्टर साहब। विषय की तरफ बढ़ते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये क्या होती है और साधारण भाषा में समझें तो आज के समय में ओपन सर्जरी से किस तरीके से ये अलग मानी जाती है? जी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को बेसिकली हिंदी में दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना बोलते हैं। जी, ये जो सर्जरी होती है इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र करके उनके थ्रू हम उसमें दूरबीन को पेट के अंदर डाल के, और दूसरे भी जो ऑपरेशन के जो औजार होते हैं जिनको लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, जिनके द्वारा हम जो भी पैथोलॉजी है ऑपरेशन के लिए, जैसे इस समय हम गॉल ब्लैडर और हर्निया की बात कर रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाती है तो उसको बाहर निकालना, ये इतने छोटे छिद्र होते हैं कि इनको रिकवरी में बहुत ही कम समय लगता है। जो ओपन सर्जरी होती है उसके अंदर बड़े चीरे लगते हैं जिनको रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मरीज को बहुत 3-4 दिन तक 5 दिन तक भर्ती रहना पड़ता है और दर्द भी होता है। इस तरह से उनका समय भी व्यर्थ होता है और मरीज को तकलीफ भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का अपने यहाँ पे आई है तब से मरीजों को काफ़ी राहत मिली है और अधिकतर सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपी से दूरबीन द्वारा संभव हो सकी है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अगर आपने ये बात की है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, तो इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या कुछ इसके फ़ायदे भी होते हैं और क्या कुछ इसके नुकसान भी होते हैं? जी, इसमें क्या है, बेसिकली नुकसान लेप्रोस्कोपी सर्जरी का कोई नुकसान नहीं होता। जो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं सर्जरी के, वो किसी भी विधि के द्वारा करो वो उसके साथ हो सकता है। अलग से कोई इस तरह से कॉम्प्लिकेशन जो कि लेप्रोस्कोपी करने से होता हो, इस तरह का कोई अभी तक नहीं देखा गया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ओवरऑल जो भी रोग होते हैं, तो किन किन समस्याओं में इस सर्जरी का उपयोग किया जाता है और किन किन लोगों में जो इस सर्जरी को बेहतर तरीके से किया जाता है, क्योंकि किन तरह के लोगों में अगर मैं बात करूं, किन रोगों में और साथ ही जो मरीज होते हैं किस टाइप के मरीजों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है? आज के समय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसका दूसरा नाम होता है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, MIS। अच्छा। आपने बहुत कम इन्वेजन करके मरीज की जो तकलीफ है उसको आपने दूर किया है। तो हर तरह की सर्जरी बेसिकली जो कैविटी के अंदर होती है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर सर्वप्रथम इसका इजाद किया गया था। लेकिन आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर फील्ड में की जाती है। ENT में की जाती है, न्यूरोसर्जरी में की जाती है, हर फील्ड के अंदर थोरेसिक सर्जरी की जाती है। हर तरह की सर्जरी लेप्रोस्कोपी से की जा सकती है। मतलब अलग अलग रोगों में इसका इलाज पूर्णतः संभव है। अगर कैंसर से लेके छोटे छोटे रोगों में भी इसकी सर्जरी से क्योर किया जा सकता है। हर तरह की बीमारी को, इवन कैंसर को भी लेप्रोस्कोपी विधि से तैयार किया। अच्छा, आपने एक बात करी, हर्निया की भी बात करी थी अभी आपने। हर्निया के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है, हर्निया की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, जागरूकता का अभाव भी होता है, तो उस चक्कर में समय रहते इलाज नहीं करा पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हर्निया होता क्या है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर्निया बेसिकली क्या है, किसी भी कैविटी के अंदर जो अपने ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनका बाहर की तरफ निकलना, प्रोट्रूड करना। तो बेसिकली ये जो हर्निया होते हैं, ये इंग्वाइनल हर्निया और वेंट्रल हर्निया जो बाहर से दिखते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया जो ग्रोइन हर्निया होते हैं, वो अपने जो ग्रोइन एरिया में दिखते हैं, स्वेलिंग, उसको बोलते हैं। और वेंट्रल हर्निया होते हैं, वो बेसिकली पेट के ऊपर आगे की तरफ जो दिखते हैं वो होते हैं। वो वेंट्रल हर्निया होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब बेसिक रूप से मूलतया जो प्रथम रूप से जो होते हैं वो अपने आप जो हो जाते हैं अंदर दबाव बढ़ने से, और दूसरा जो कोई सर्जरी के बाद होते हैं उनको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अच्छा। और हर तरह के हर्निया का ऑपरेशन जो है जो दूरबीन से संभव है। हर्निया की बात कर रहे हैं तो हर्निया के लक्षण भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके लक्षण होते हैं। अगर मैं एक मरीज हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हर्निया की बीमारी है? जी, मुख्य रूप से जो हर्निया के लक्षण होते हैं वो होते हैं स्वेलिंग होना, मतलब सूजन आना किसी भी शरीर के जो निचले हिस्से में, जो इंग्वाइनल ग्रोइन एरिया, उसमें तो इंग्वाइनल हर्निया है। या आपके कोई ऑपरेशन हुआ है तो पेट के ऊपर आगे नाभि के आसपास, या नाभि के आसपास होता है तो अम्बलाइकल हर्निया होता है, या इधर साइड में होता है तो लंबर हर्निया, स्पिगेलियन हर्निया, वेंट्रल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये टेक्निकल टर्म्स है। तो इस तरह के हर्निया होते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से सूजन होती है। लेकिन ये सूजन अपने आप जब लेटता है मरीज तो अंदर चली जाती है। अच्छा। और जब खड़े होते हैं या खांसते हैं तो बाहर आती है। कभी कभी मरीज को ये जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, ये अटक जाती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा। तब मरीज की थोड़ी सी इमरजेंसी हो जाती है और उसी कंडीशन में, उसी हालत में मरीज का उसी समय ऑपरेशन करना पड़ता है। अन्यथा मरीज को थोड़ा ड्रैगिंग पेन बोलते हैं, खिंचाव महसूस होता है उस जगह पे जहाँ पे ये सूजन होती है। ये मुख्य लक्षण जो हर्निया में देखे जाते हैं। बिल्कुल, अगर मरीजों की बात करें तो किन किन मरीजों में हर्निया की समस्या ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि आज की जो बदलती जीवन शैली है उसकी अगर बात करें तो काफ़ी रोग सामने आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हर्निया के बारे में सुनने को भी नहीं मिलता था, लेकिन आज हर्निया की जो बीमारी है हर दूसरे घर में सुनने को मिल रही है। तो किन मरीजों में ये ज़्यादा पाई जाती है? जी, जो बेसिक जो हर्निया होते हैं, वो जो बेसिक पैथोलॉजी होती है उसके पीछे, उसमें अंदर के पेट का प्रेशर जब बढ़ता है तो वो भित्तियां हैं बाहर वाली, वो कमज़ोर होती है और उसकी वजह से ही जो पेट के ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जो हेवी वर्क करते हैं, जिनका काम थोड़ा सा ज़्यादा हेवी होता है, लिफ्टिंग का होता है, वेट लिफ्टिंग का, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये जो इंग्वाइनल हर्निया इनका होता है। कुछ लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं, जो थोड़े से फैटी होते हैं या स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा। कुछ कंडीशंस में, कुछ पेशेंट्स में ये जो जेनेटिक भी पाया जाता है, जिसमें कोलाजन डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। उनकी वजह से भी हर्निया होते हैं। लेकिन जो पेट के ऊपर जो आजकल जब ज़्यादा इस युग में ज़्यादा सर्जरी हो रही है तो इंसिजनल हर्निया भी काफ़ी अधिक देखे जाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं हर्निया की, तो हर्निया में जब सर्जरी की स्थिति तक अगर पहुंचते हैं, हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा भी लेते हैं, उसके बाद रिकवरी प्रोसेस क्या रहता है? क्या लंबी रिकवरी होती है या शॉर्ट टर्म में ठीक हो सकता है, या दोबारा नहीं होने के भी चांसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्या कुछ रहता है? बेसिकली पहले आपको रिकवरी के बारे में बात करते हैं। जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है किसी भी
पेशेंट के ऊपर हर्निया के लिए, तो वो बहुत ही छोटे छोटे छिद्र से की जाती है, तो उनकी हीलिंग जल्दी होती है, तो पेशेंट जो है बहुत जल्दी अपने काम पे जा सकता है, रिकवरी उसमें बहुत फास्ट है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, मरीज को पेन बहुत कम होता है, जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है। अच्छा, उसके अलावा जो आपने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था जी कि इसकी रिकवरी जो है फास्ट इसीलिए होती है कि इसके अंदर बहुत कम चीरा लगता है। अच्छा। और रिकरेंस के चांसेस सिमिलर टू ओपन ही होते हैं और इवन कुछ केसेस में कम देखे गए। बिल्कुल, मतलब जो जिनको डर रहता है कि बहुत दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तो अब वो प्रोसेस नहीं है, अब शॉर्ट टर्म में ही वो रिकवरी होके वो अपने घर भी जा सकते हैं और अपनों के साथ समय भी बिता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही रिकवरी वाला पार्ट है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज बहुत ही फास्ट युग है, उसमें लोगों को बहुत जल्दी वापस काम पे भी जाना होता है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये संभव हो सका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर्जरी आज के समय में, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ईजाद की है चिकित्सा जगत ने। आगे बढ़ते हैं, अगर हम गॉल ब्लैडर की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारा विषय भी वही है, गॉल ब्लैडर की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, और मैं सबसे पहले सामान्य भाषा में ये समझना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। जी, गॉल ब्लैडर बेसिकली एक पाउच है जो अपने लीवर के ऊपर राइट साइड में होता है, जिसके अंदर बेसिकली उसका मेन काम होता है बाइल को स्टोर करना। अच्छा। जब भी कोई खाना अपन खाते हैं और वो जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो एक मैसेज जाता है कि अब फूड आया है, उससे फिर वो गॉल ब्लैडर कांटेक्ट होके वो जो बाइल होता है, पित्त होता है, वो सीक्रेट होता है, जिससे खाना पचता है। अच्छा, बेसिकली ये बेसिक वो इसका काम होता है। जब भी कोई आदमी ज़्यादा जो फैटी फूड है या लाइफस्टाइल सेडेंट्री होती है या किसी तरह से उसके स्टोन बन जाता है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा डिफंक्शनिंग गॉल ब्लैडर हो जाता है, तो उससे उसको कई बार इंडाइजेशन, अपच, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द, इस तरह की तकलीफ होने। मतलब गॉल ब्लैडर के साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई है, जो अभी आपने बताई है, वो रहती है, लेकिन एक पथरी की समस्या है, सबसे आम समस्या मानी जाती है, खास करके युवाओं में। आज के समय में अगर अपन देखें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पथरी की समस्या देखी जा सकती है डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। गॉल ब्लैडर में जो पथरी है उसका किस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा इलाज किया जा सकता है? जी, अक्सर जो पेशेंट हमारे पास जो गॉल ब्लैडर स्टोन के आते हैं वो पेट दर्द या इंडाइजेशन वाले आते हैं, जिनको अपच की तकलीफ रहती है, गैस बनती है, इस तरह की एपिगैस्ट्रिक पेन और ये सब बोलते हैं। तो जब हमारे पास सर्वप्रथम आता है तो हम उसकी एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी एब्डोमेन की, जिसके अंदर स्टोन का पता लग जाता है कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन का पता लगता है तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि ये आपको जो तकलीफ है वो अधिकतर इससे संबंधित है और अब आपको इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होगा। तो अक्सर ये मरीज बोलता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव करे बगैर स्टोन निकाल दो। अच्छा। तो उसका यही रहता है कि हम लोग गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है, इसके अंदर स्टोन निकालने का ऑप्शन नहीं होता है गॉल ब्लैडर का। अच्छा। तो उसको हम फिर 4 छिद्र होते हैं जिसके द्वारा हम एक से कैमरा डालते हैं और 2 हमारे हाथ में होते हैं जिनसे हम ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। और एक से हमारे असिस्टेंट से मदद लेते हैं उससे, जिससे तो फिर गॉल ब्लैडर का जो पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करके उसकी ब्लड सप्लाई को कट करके गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी हाँ मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हो, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रमा है, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? तो मेरे गॉल ब्लैडर में 45 mm का स्टोन है। अच्छा। तो उसके लिए मैं ऑपरेशन एडवाइस करा था। ओके। तो लेप्रोस्कोपी से उन्होंने कहा था, तो मुझे ये कहा था कि लेप्रोस्कोपिक से जब ट्रीटमेंट होता है तो बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हो, तो मैं डर गई। अच्छा। तो मैं यही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्या ये ऐसा ये सच है कि नहीं है, वो जानना चाह रही हैं, जो उनको डरा दिया गया है डॉक्टर की तरफ से। जी हाँ, आपका सवाल मैंने सुना, बहुत ही सटीक सवाल है, आपने बिल्कुल सही पूछा। ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पेट के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है रोज, वैसे नॉर्मली उसको हमको पेट को फुला के अंदर जगह चाहिए होती है ऑपरेशन करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सबसे सटीक गैस है उसके लिए, क्योंकि ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और घुल जाती है और निकल भी जल्दी जाती है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेट के अंदर फुलाने के लिए यूज की जाती है, लेकिन वो शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये
आज नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है और ये फुल प्रूवन मेडिकल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे उसको न्यूमोपेरिटोनियम बोलते हैं और वो करना ही पड़ता है मैडम। आप बिल्कुल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर साहब ने जो बोला है उस पर फॉलो कीजिए। और साथ ही मैं आपको डॉक्टर साहब बता दूं, क्योंकि हमारे साथ जो महिला कॉलर जुड़ी हैं उनसे संबंधित मेरे को एक सवाल समझ में आ रहा है कि गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर महिलाओं में ही ये समस्या देखी जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? जी, बेसिकली गॉल ब्लैडर का जो मेन कॉज होता है वो जो पहले माना जाता था कि 4F बोलते हैं, फीमेल, फर्टाइल, 40 ईयर एंड फैटी, ये 4 कारण मुख्य रूप से माने जाते हैं। लेकिन आज की जब लाइफ स्टाइल देखते हैं तो अपन देखते हैं कि यंग एज में भी बहुत कॉमन होने लगा है। इसका कारण भी मुख्य रूप से यही है कि अपना खान पान और दिनचर्या बहुत ही सही नहीं है, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हो पाती है और खान पान का जो है वो जंक फूड वगैरह इस तरह का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आजकल यंग जनरेशन में भी होने लगा है। लेकिन फीमेल में ज़्यादा होने का मुख्य कारण यही होता है, एक तो हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन की जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी वजह से भी, और हाइपरलिपिडीमिया जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या फैट एक्सेस होता है, उसकी वजह से भी फीमेल में ज़्यादा होता है। ये मुख्य कारण रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि गॉल ब्लैडर की जो तकलीफ होती है वो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल भ्रांतियां ज़्यादा फैल रही है, जागरूकता की से ज़्यादा भ्रांतियों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में एक मिथ की अगर मैं बात करती हूँ तो पथरी से संबंधित लोग ये सोचते हैं कि दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, होम्योपैथिक की दवाई भी ले लेते हैं, एलोपैथिक की दवाई भी लेते हैं, तो दवाई से क्योर हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि दवाई से क्योर हो सकती है या फिर सर्जरी ही आखिरी विकल्प होती है? जी, अब बेसिकली स्टोन का जब बात करते हैं ना तो अपने बॉडी में दो तरह की जगह पे स्टोन बनते हैं, एक किडनी के अंदर, दूसरा गॉल ब्लैडर के अंदर। किडनी के अंदर कुछ जो साइज होती है 5 mm 6 mm का जो स्टोन होता है वो अक्सर निकल जाता है, तो उसी से रिलेट करती है जनरल पब्लिक जो होती है, आम पब्लिक होती है, उसी से रिलेट करती है कि शायद ये पथरी है, ये निकलती है तो ये भी निकल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो यूजुअली ना तो घुलता है और ना ही निकलता है। उसका जो मुख्य जो इलाज है वो ऑपरेशन ही होता है, उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अन्यथा क्या होता है, वो छोटी पथरी फिर बड़ी बनती है और कई बार छोटी छोटी बहुत सारी पथरियां बन जाती है, वो समस्या गंभीर हो जाती है, वो गंभीर हो जाती है और छोटी पथरी ही कई बार नुकसान ज़्यादा करती है। बिल्कुल, क्योंकि जागरूकता की कमी के चलते ही लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है आज के समय में, तकनीक जो चिकित्सा जगत में इतनी डेवलपमेंट हो रखा है, इतना फास्ट हो रखी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दर्द भी कम होता है, चीरा कम लगता है और साथ ही जो आपको रिकवरी का जो डर रहता है वो भी नहीं होती है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है सर, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा नाम नेमत खान है जी। जी, मेरे यहाँ 2-3 साल से प्रोस्टेट है जी, वो वैसा भी थैली थी जी, इनका कोई इलाज है आपके पास में? क्या है का सवाल है सर, थोड़ा सा विस्तार में अगर आप अपना सवाल करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, जी जी जी। नहीं, क्या सर, है सर थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या क्या बीमारी है, अभी क्या समस्या हुई है? हमारे पेशाब में पहला खून आ रहा था और बाद में हमने कराया था। जी, प्रोस्टेट की समस्या बता रहे हैं। प्रोस्टेट की, हाँ। प्रोस्टेट का भी इलाज दूरबीन द्वारा ही होता है आजकल, यूरोलॉजिस्ट करते हैं और उसके अंदर तो चीरा भी नहीं लगाना पड़ता, जो पेशाब की नली के द्वारा जाते हैं और वहीं से प्रोस्टेट का भी इलाज बहुत आसानी से दूरबीन की तकनीक से किया जा सकता है। उसके अंदर प्रोस्टेट का जो है क्राइटेरिया होता है, वो जब आप एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको अभी प्रोस्टेट के ऑपरेशन की ज़रूरत है या आपको कुछ दिन दवाइयों से काम चलाया जा सकता है। प्रोस्टेट में बेसिकली जो मूत्र से संबंधित बीमारियां होती है वो हो जाती है, तो जिससे तकलीफ होती है, कई बार मरीज को रात में बार बार उठना पड़ता है, तो उसके लिए पहले कुछ दिन के लिए दवाइयाँ देते हैं। अगर दवाइयों से आपका चलता है तो बहुत लंबे टाइम तक दवाइयाँ चल सकती है, लेकिन फिर भी नहीं कंट्रोल हो पाता है वो प्रोस्टेट के आपको जो सिम्टम्स होते हैं, तो फिर वो दूरबीन की तकनीक से उसको भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं तो सर्जरी की हमने बात करी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करी है। समय रहते अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर देर हो जाती है उस केस में क्या गॉल ब्लैडर को हटाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या कुछ रहता है उसका कारण? नहीं, गॉल ब्लैडर को हटाने की जरूरत तो चाहे भले पहले कराओ बाद में कराओ, हटाना ही है, वो तो हटाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन, जब तो आपको ऑपरेशन कराना ही है। अच्छा। जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए। लेकिन एसिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर है एंड यू कैन फॉलो इट अप, और स्मॉल गॉल ब्लैडर है, आप स्मॉल स्टोन है, यू कैन फॉलो इट अप,
फॉलो कर सकते हैं तो ही आप उसको वेट करना है, अन्यथा गॉल ब्लैडर स्टोन का एक ही इलाज है कि आपको उसका ऑपरेशन कराना होता है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता है बॉडी में? क्योंकि डर ज़्यादातर यही रहता है खास करके महिलाओं में कि हम गॉल ब्लैडर हटा देंगे तो हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ और बीमारियां जनरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और अक्सर ये सवाल पेशेंट्स का रहता है कि हमारा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो फिर हमारे दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन बनता ही तभी है जब अपना गॉल ब्लैडर अक्सर डिफंक्ट हो जाता है, वो फंक्शन उसका खत्म हो जाता है जो उसका काम होता है, तो वो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है वो नेचुरल काम करने के बजाय। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो गॉल ब्लैडर हटाया जाता है और उसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट मैं समझता हूँ कि कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, बॉडी उस हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आम जनता की बात करते हैं और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे दर्शक हमें देख भी रहे हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के आयाम क्या वहाँ तक भी पहुँचे हैं? क्या विकल्प है वहाँ तक, या फिर जनता इसको अफोर्ड ईजीली कर सकती है? ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के टाइम में हर जिला स्तर पे, इवन तहसील स्तर पे भी हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है जी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत ही इसमें प्रयास कर रही है और माँ योजना में गॉल ब्लैडर सर्जरी और हर्निया सर्जरी कवर्ड है। अभी जो योजना चल रही है, हेल्थ स्कीम चल रही है सरकार की, उनके अंदर कवर्ड भी है और ये जो है हर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्जन्स हैं वो सब आजकल लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर रहे हैं और वो जो उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनके एक्सपर्टीज से नहीं है, वो रेफर भी कर देते हैं। अच्छा। तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट्स की राय लेके और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा उठाना चाहिए और आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे अवेलेबल है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने के बाद जो मरीज़ होते हैं उनको किस तरह की डाइट को और दिनचर्या को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उसकी देख रेख भी बेहद ज़रूरी होती है? जी, वो उसमें लेप्रोस्कोपी या ओपन में डाइट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, रिकवरी फास्ट होती है, इस वजह से अपन मरीज़ को दूसरे दिन इस पे सेम नेक्स्ट डे मॉर्निंग सॉफ्ट डाइट देते हैं और वेरी थर्ड डे ही कैन टेक ए नॉर्मल डाइट, ही और सी कैन टेक ए नॉर्मल डाइट। तो नॉर्मल डाइट देने में भी उनको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। एक मेडिकल और साइंस से रिलेटेड मेरा सवाल रहने वाला है, क्योंकि चिकित्सा जगत ने इतनी प्रगति कर ली है, मेडिकल साइंस काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसके आगे भी, उसके फर्दर भी कुछ सर्जरी उपलब्ध होने वाली है, या नई रिसर्च हो रही है, या अभी चल रही है, या आने वाली, ऐसा कुछ है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे अपन बात कर रहे थे अभी, ये आया हुए काफ़ी टाइम हो गए इसको, और अभी इसमें एडवांसमेंट में रोबोटिक सर्जरी आई है। अच्छा। तो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली करते सेम ही तरीके से हैं, रोबोट के द्वारा असिस्टेड होती है, उसमें सर्जन कंसोल पे बैठता है और रोबोट की आर्म्स होती है वो वर्क करती है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांसमेंट अभी रोबोटिक सर्जरी आया है, जिसके अंदर और ज़्यादा प्रेसिजन और प्रेसाइजली अपन उस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और जागरूकता फैला रही है। एक सवाल मेरा ये रहने वाला है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे, क्या उनमें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है, खासतौर पर जब उनको हर्निया हो या और भी कोई समस्या से ग्रसित हो? जी, आज के देखा जाए तो आजकल वापस से गॉल ब्लैडर जो स्टोन है वो बच्चों में भी काफ़ी कॉमन होने लग गया है। इसका मुख्य कारण यही है सेडेंट्री लाइफ और जंक फूड और फैटी डाइट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन करने लग गई है। तो बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन जो है लेप्रोस्कोपी तकनीक से किया जा सकता है। उनके पोर्ट जो होते हैं, जो हम जिनको छिद्र को पोर्ट बोलते हैं, वो और छोटे बना के 3 mm के बना के भी करते हैं और बहुत आसानी से लेप्रोस्कोपी सर्जरी को अंजाम दिया जा सकता है उनमें भी। और हर्निया जो है बच्चों में यूजुअली कंजेनाइटल होता है, उनको बोलते हैं जन्मजात हर्निया। तो उनके अंदर जाली लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके अंदर अगर आप ओपन भी करते हैं तो भी उनके अंदर बहुत छोटा इंसिजन लगता है और उससे भी हो सकती है और लेप्रोस्कोपी से भी संभव है। लेकिन अक्सर बच्चों में जो कंजेनाइटल हर्निया होता है वो ओपन प्रोसीजर से करते हैं, क्योंकि ना तो उनमें जाली लगाने की ज़रूरत होती है और समय के साथ जब स्किन की इतनी रिमॉडलिंग होती है कि वो उनको स्कार भी नहीं दिखता है बाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और साथ ही मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, दर्शक पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहने वाली है, निवेदन रहने वाला है कि अपने बच्चों की डाइट पर खास तौर पर ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि समय की कमी है जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिरी में क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, ओवरऑल जो टिप्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। जी मैम। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ जी। अगर किसी की एज 71 हो तो ये ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं?
जी डॉक्टर साहब। जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है कि 71 साल की उम्र है, ऑपरेशन 71 साल की उम्र में भी किया जाता है और करवाना चाहिए, क्योंकि अब उनको ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर में बदल जाता है, तो अब तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी फिटनेस देखी जाती है और आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो एनेस्थेटिस्ट होता है वो पहले पूरा चेकअप करते हैं, जिसको PAC चेकअप बोलते हैं, उसके बाद ही हम लोग सर्जरी करते हैं। और उसमें अगर मरीज़ बिल्कुल फिट होता है तो सर्जरी चाहे भले 71 साल में करो चाहे 30 साल में करो, उसके बराबर और इक्वल रिजल्ट्स होते हैं। और लेप्रोस्कोपी सर्जरी तो वरदान है इन सब लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी ही मोबिलाइज हो जाते हो, चलने फिरने लग जाते हो, तो कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पर हम आए थे, आपसे बात करना चाह रहे थे कि टिप्स क्या देना चाहेंगे अगर बात करें ओवरऑल अपन, क्या कुछ सुझाव रहेंगे उन मरीजों के लिए जो ये सर्जरी करवा चुके हैं और ख़ासतौर पर उन मरीजों के लिए जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं? जी, जो मरीज़ इन समस्याओं से ग्रसित है वो अपने नज़दीकी किसी भी जहाँ पे आपको सर्जन उपलब्ध है उनसे एक्सपर्ट्स की राय लेके, और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपका गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टोमेटिक है या आपको हर्निया तकलीफ दे रहा है, आपके डे टू डे जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसकी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से करवा सकते हैं, अगर वो लेप्रोस्कोपी में एक्सपर्ट है। नहीं तो आप उनसे पूछ के आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाके अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। आपको सर्जरी में आज के ज़माने में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन की जाती है, कैसे की जाएगी, क्या किया जाएगा, कितनी बड़ी जाली लगेगी, हर्निया में जो अक्सर जाली लगती है उसके बारे में सब आपको बताया जाता है। और जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं उनके लिए हर्निया के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन वैसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छे से वापस रिपेयर हो जाता है कि रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। और जो गॉल ब्लैडर स्टोन की जिन्होंने सर्जरी कराई है उनको अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत ही गरिष्ठ जो भोजन है वो ना करें, अदरवाइज ऐसा कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अक्सर वो पेशेंट हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं आगर मालवा ग्राम कानड़ से बात कर रहा हूँ, महेश सोनी जी। मेरा पोता है 2.5 वर्ष का, और उसको जो है लेफ्ट साइड में मतलब अपनी जो बाथरूम का जो स्थान है उससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उसको हर्निया सा बाहर आता है, ऐसा जी, थोड़ा सा बाहर निकलता जगह, और उसको लिटा देते हैं तो वापस अंदर हो जाता है वो जी। और इंदौर उसको दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि जो है किसी सर्जन से बात करना पड़ेगी। अच्छा, तो जी 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 सोनी जी, हमने सुना आपके बच्चे की जो तकलीफ है उससे ये पता लग रहा है कि उनको हर्निया है, और छोटे बच्चों में जो हर्निया होते हैं उनको कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं, जन्मजात हर्निया। और उस हर्निया का जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है। आप अपने पास किसी अच्छे सर्जन से मिलके उसका आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जो है 2.5 साल का बच्चा है, वो 2.5 साल का बच्चा है, स्कूल गोइंग एज में उसके जो टेस्टिज है उनको भी देखा जाता है। अगर टेस्टिज नीचे है तो वो 2.5 साल के स्कूल गोइंग जब भी एज होती है तब उसके हर्निया का ऑपरेशन कर देते हैं। बिल्कुल, बच्चों से संबंधित एक सवाल और मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में किस तरीके से ये सर्जरी की जाती है? क्या उस वक्त उस एज में सर्जरी करना सही रहता है या उनकी बढ़ती उम्र का थोड़ा वेट करना ज़रूरी है? नहीं, उम्र तो सर्जरी के अंदर कोई ऐसा वो छोटे है बच्चे में हो जाती है सर्जरी। उनको बच्चों के लिए उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता बच्चों के लिए? नहीं, सर्जरी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बच्चों में। बच्चों में सर्जरी जिस टाइम सर्जरी का इंडिकेशन है वो उसी टाइम सर्जरी करनी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में आप पधारे और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने शेयर की है, क्योंकि इसके बारे में लोगों में जागरूकता की कमी अभी काफ़ी देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और हमारे प्यारे दर्शकों से कहना चाहूँगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही एक सफल जीवन की कुंजी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 3 टिप्स जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, उसे फॉलो कीजिए, दिनचर्या अपनाइए, अच्छी पर्याप्त नींद लीजिए, व्यायाम करिए और साथ ही अच्छा खान पान रखिए। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपके बच्चों को यानी भावी पीढ़ी को भी इसमें सम्मिलित करें, उनको भी इसमें जोड़ें, ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। इसी उम्मीद के साथ अभी लेऊंगी मैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।